जादुई भैंस डीजल चोर वाला। रामपुर नाम के गांव में बापूराव नाम के एक आदमी का डीजल पंप था। बापूराव बहुत ही लालची इंसान था। वो डीजल में मिलावट करता था और तो और डीजल भरने वाली मशीन में भी छेड़खानी करके रखता था, जिससे लोगों को कम डीजल मिलता था और उसका फायदा ही फायदा होता था। एक बार ऐसे ही गांव में कुछ लोग एक ट्रैक्टर को धक्का मारते हुए जा रहे थे कि तभी वहां विजय नाम का एक लड़का आता है और वो कहता है, अरे आप लोग यूं ट्रैक्टर को धक्का क्यों मार रहे हो? कोई खराबी आई है क्या? कहो तो मैं देखता हूँ ट्रैक्टर को, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तब ट्रैक्टर को धक्का मारने वालों में से एक आदमी कहता है, अरे भाई, इस ट्रैक्टर को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसका डीजल खत्म हो गया है। अरे तो फिर इसमें डीजल भरो ना, ऐसे धक्का मारने से अपनी ताकत क्यों गवा रहे हो? अब तुम्हें क्या बताए, कम से कम धक्का मारने से हमारे डीजल के पैसे तो बच जाएंगे ना, बस यही पर तो है हमारे खेत। आदमी की ये बात सुनकर विजय को बहुत ही अजीब लगता है। जो काम डीजल भरने से आसान होने वाला था, उसी काम को वो ताकत लगाकर कर रहे थे। लेकिन विजय इस तरह के कारनामे रोज देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो गांव में पूछताछ करता है, तब उसे समझ में आता है, अच्छा तो ये बात है, लोग अपने ट्रैक्टर में पूरे पैसे देकर डीजल तो भरते हैं, पर उन्हें उतना डीजल नहीं मिलता, इसलिए पैसे बचाने के लिए ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं। अब इस गणपत को एक बार जाकर तो मिलना ही होगा। विजय ऐसा सोचकर गणपत के डीजल पंप पर जाता है। वहां जाकर वो गणपत से कहता है, क्यों रे गणपत, यूं गांव के ही लोगों को क्यों फंसा रहा है तू? अबे मुझे ऐसा कहने वाला तू कौन है बे? और मैं किसी को भला क्यों फंसाऊंगा? कहीं तू भांग तो पीकर नहीं आया ना? अरे मैं भी इस गांव का एक नागरिक हूँ। मैं जब से इस गांव में आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि तुम लोगों को कम डीजल देकर किस तरह से फंसा रहे हो। विजय की यह बात सुनकर गणपत आग बबूला हो जाता है और गुस्से से कहता है, अगर एक भी शब्द तूने मेरे बारे में भला बुरा कहा ना तो देख लेना। और वैसे भी तेरे पास क्या सबूत है कि मैं लोगों को फंसा रहा हूँ? चल जाबे यहाँ से, सवेरे सवेरे मेरा दिमाग खराब मत कर। विजय को गणपत डीजल पंप से बाहर करता है। अब विजय भी गणपत को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाने लगता है। एक छोटा लड़का अपनी चाबी से खेलने वाले खिलौने के साथ देखता है। तब उसके इंजीनियरिंग दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक भैंस का चाबी वाला बड़ा खिलौना बनाता है, जिसे अंदर जाकर वो छोटी डीजल टैंक लगाता है। रात में विजय उस भैंस को लेकर गणपत के डीजल पंप पे जाता है और जमीन के अंदर से गणपत के अंडरग्राउंड टैंक को अपने खिलौने भैंस के साथ जोड़ देता है और दूसरे दिन से उस भैंस डीजल पंप से डीजल बेचने लगता है। विजय चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने पास बुलाता है, आओ आओ जल्दी आओ, जादुई भैंस से डीजल कम दामों में पाओ, आओ आओ। विजय की ये बात सुनकर अब सारे लोग डीजल भरने के लिए विजय के पास ही जाने लगे। तब गणपत को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। पूरे दिन में गणपत के डीजल पंप पर डीजल कोई भरने नहीं आता। तब गणपत विजय के पास जाता है और कहता है, क्यों रे, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा है तू? मुझसे पंगा ले रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसका क्या हाल हो सकता है तुम्हारा? तब विजय अपने भैंस के सामने लगा हुआ एक बटन ऑन करता है और कहता है, कहो क्या कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम में कुछ दम नहीं है। विजय की बातों से गणपत और भी गुस्से में आता है और किस तरह से गांव के लोगों को बेवकूफ बनाता है वो सब बोल पड़ता है और ये भी कहता है कि कोई भी आज तक उसे पकड़ नहीं पाया। तब विजय कहता है, हाँ आज तक कोई नहीं जान पाया, पर हाँ आज के बाद सब जान जाएंगे और वो भी तुम्हारी जुबान से। और ये कोई जादुई भैंस नहीं है, बल्कि एक खिलौना है, और ये जो डीजल है ना, वो तुम्हारे ही डीजल पंप से आ रहा है। मुझे पता था कि ये सब होने के बाद तुम आवेश में आओगे और सब उगल दोगे, इसलिए मैंने इस भैंस पर कैमरा भी लगाया था, जिसने अब सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। यह सब सुनकर गणपत एकदम से कहने लगता है, अरे भाई ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे जेल होगी तो वो रास्ते पर आ जाएंगे। गणपत की ये बात सुनकर विजय भी उससे वादा लेकर उसे माफ करता है। उस दिन के बाद से गणपत भी ईमानदारी से डीजल बेचने का काम करता है। अब गांव में कोई भी अपने ट्रैक्टर को धक्का नहीं मारते और अपने ट्रैक्टर में डीजल भर कर रखते हैं।
इस तरह से विजय के जादुई भैंस के आइडिया से गांव के लोगों की मुसीबत दूर हो जाती है। रिस्टोरेशन रस्टी कार रोबोट। चंदनपुर में सुधाकर अपनी बीवी सुमन के साथ रहता था। सुधाकर का एक गराज होता है जहां पर वो गाड़ियां रिपेयर करता था, पर उस गराज से सुधाकर को कुछ खास कमाई नहीं होती। तब एक दिन सुधाकर को कुछ काम से शहर जाना होता है। तब उसे सुमन कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो इतना सज धज के? अरे काम से जा रहा हूँ शहर, एक गाड़ी के पार्ट्स लाना है। अरे वाह, बस पार्ट्स लाने के लिए शहर, और वो भी इतना तैयार होके? कहीं देख तो नहीं रखे शहर में? अरे ये क्या काम के वक्त लेकर बैठी हो, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या रखा है उस गराज में, और तो और उतना पैसा भी नहीं मिलता गराज से। देखो मुझे परेशान मत करो, आने के बाद बात करते हैं। सुधाकर शहर के लिए निकलता है और पार्ट्स खरीदकर वो अपने गांव वापस आते ही रहता है कि उसकी नजर रोड के बाजू वाली एक झाड़ी पर जाती है। सुधाकर को लगता है कि उस झाड़ी के पीछे कुछ ना कुछ है, इसलिए वो झाड़ी के पास जाकर देखता है। अरे ये तो एक कार है, काफी पुराने जमाने की है। इसे ले जाकर मैंने ठीक किया तो इसका इस्तेमाल अपनी कार सेवा में कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर सुधाकर घर जाता है और सुमन को सारी बात बताता है। तब सुमन कहती है, पर क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं तो फिर से वही मेहनत करो और हाथ में कुछ ना आए। लेकिन सुधाकर सुमन को समझाता है और दूसरे दिन ही उस रस्टी कार को अपने गैराज में लेकर आता है। सुधाकर उस कार पर दिन रात मेहनत करके 5-6 दिनों के अंदर उस रस्टी कार का रिस्टोरेशन करता है। अरे वाह, क्या चमक रही है कार, पर ये कैसे बटन लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी कार्स को रिपेयर किया है, लेकिन ये कैसा सिस्टम है? आखिर किस चीज के लिए ये बटन्स है यहाँ पे? सुधाकर डरते डरते उस बटन को दबा देता है और देखते ही देखते वो कार एक रोबोट में बदल जाती है। कभी रोबोट आगे जाता तो कभी पीछे, तो कभी फाइटिंग कर रहा था। ये सब देखकर सुधाकर के मन में लालच जागता है और वो सोचता है, अरे वाह, इस कार का इस्तेमाल करके मैं चोरियां करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ऐसा कहकर सुधाकर उस रोबोट कार के सारे फंक्शन समझ लेता है। सुमन भी उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ वो कार में घूमने जाती है। घर वापस आने के बाद वो कहती है, आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, आप ना अपनी कार सेवा चालू कर दो। हाँ सुमन, सही कह रही हो तुम, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। देखना अब इस कार से मैं क्या क्या करता हूँ। सुमन को कार रोबोट के बारे में कुछ पता नहीं रहता और सुधाकर भी उसे कुछ नहीं बताता। सुधाकर बहुत सोचकर एक सोने की दुकान में चोरी करने का प्लान बनाता है और अपनी कार से उस सोने की दुकान के पास जाता है। उस दुकान के दरवाजे बड़े ही मजबूती से लॉक किए रहते हैं। तब सुधाकर अपनी कार को रोबोट में बदल देता है। रोबोट बहुत पावरफुल होने की वजह से वो दुकान के दरवाजे को फोड़ देता है और दुकान में घुसकर सुधाकर सारे सोने के जेवर और पैसे चोरी करता है और फिर से रोबोट को कार में बदलकर वहां से चला जाता है। वो सोने से भरा हुआ बैग अपने गैराज में छुपा देता है। उसमें से कुछ जेवर और पैसे लेकर वो घर आता है। पैसे और जेवर देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। इतने सुंदर जेवर और इतने सारे पैसे, पर आपने ये सब कहाँ से लेके आए जी? कहीं डाका तो नहीं डाला? अरे सुमन, अब देखो मैं तुम्हें सोने से नहला दूंगा। उस चोरी के बारे में पुलिस को भी पता नहीं चलता, जिस वजह से वो चोर को पकड़ नहीं पाते। इधर सुधाकर अपने घर में आराम कर रहा था कि तभी उसे किसी अजनबी का फोन आता है। वो आदमी उसे कहता है, मुझे सब पता है, कल रात तुमने सोने की दुकान में चोरी की है और उसका मेरे पास सबूत भी है। अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो मुझे आधा हिस्सा चाहिए। मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। लेकिन फिर भी उस अजनबी की बात वो मान लेता है और उसके कहे ठिकाने पर वो आधा हिस्सा लेकर जाता है। तब वो आदमी सुधाकर से कहता है, जब तुम चोरी कर रहे थे तब मैं वही रोड के बेंच पर सोया था और मैंने अपने फोन में सब कुछ शूट कर लिया है, कैसे तुमने तुम्हारी कार को रोबोट बनाया और चोरी की। सुधाकर ये जानकर चकित हो जाता है और बैग को उस आदमी के हवाले करता है। वो आदमी अपने फोन से उस क्लिप को डिलीट करता है। आदमी जब बैग ओपन करके देखता है तब उसमें पत्थर रहते हैं और अपने साथ धोखा हुआ ये समझकर वो आदमी सुधाकर को मारने के लिए आता है।
पर तब तक सुधाकर की कार रोबोट में बदल जाती है और वो उस आदमी को मार मार कर उसे दूर फेंक देता है। इस तरह से कार रोबोट की मदद से सुधाकर बड़ी ही चालाकी से उस आदमी से पीछा छुड़ाता है और फिर उसी कार रोबोट से चोरियां करने लगता है। पुलिस भी सुधाकर को पकड़ नहीं पाती।